प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक नया स्टार उभर कर सामने आ रहा है, मोतीलाल ओसवाल इक्विटी फंड्स। ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। सुपरस्टार ये बन पाता है कि नहीं, ऑफ कोर्स इसके लिए थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा ना, 1-2 साल और देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा चलता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे सुपरस्टार ये बन पाता है कि नहीं। बट हाँ, फिलहाल स्टार तो बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और देखिए, जब भी आपके क्वेरीज आते हैं ना, उससे ही पता चल जाता है कि कौन सा फंड का परफॉर्मेंस अभी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। कोविड से पहले एक्सिस के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, तो ज़्यादातर क्वेरीज वहीं से आता था। उसके बाद कोविड के बाद से क्वांट म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स ज़्यादातर क्वेरी वहीं से आता था। और अब रीसेंट टाइम्स में मोतीलाल के जो इक्विटी फंड्स है उससे रिलेटेड क्वेरीज आप लोग के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सिंपल है ना, रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए क्वेरीज ज़्यादा आ रहे हैं। और नथिंग रॉन्ग, मतलब इक्विटी में हम इतना ज़्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी स्कीम्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिटर्न आ रहा है, सही बात है, लेकिन कुछ हद तक तो रिटर्न पहले आ भी चुका है। फ्यूचर में आएगा या नहीं आएगा, या फिर जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उससे हम कंफर्टेबल है कि नहीं, मतलब मुझे जिस तरह का फ़ंड चाहिए वहाँ पे ये फ़ंड सूटेबल होते हैं कि नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है किसी भी फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये सभी कुछ हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो रिटर्न से स्टार्ट करते हैं कि जो बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा रिटर्न, क्या सही में इनके इक्विटी फंड्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है? और क्या सभी ही इक्विटी स्कीम्स का ज़्यादा रिटर्न आया है, या फिर कुछ ही फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है? यहाँ पे आप मोतीलाल ओसवाल के उन इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। यहाँ पे आपको स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप का डिटेल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इन फंड्स ने अभी 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया है। स्मॉल कैप दिसंबर 23 में लॉन्च हुआ है, लार्ज कैप फरवरी 24 में लॉन्च हुआ है, और मल्टी कैप तो जून 24 में लॉन्च हुआ है। बट एनी हाउ, इन तीनों ही फंड्स का जो बाकी का डिटेल्स है वो आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इन फंड्स का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न और साथ ही बेंचमार्क का डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो बेंचमार्क के मुकाबले अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लैक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड और ELSS फंड, इन चारों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, लेकिन फोकस्ड फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। किसी भी होराइजन में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, जो कि सरप्राइजिंग है। मतलब इनका अगर आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप का ही परफॉर्मेंस देखेंगे ना, जो भी परफॉर्मेंस अवेलेबल है शॉर्ट टर्म का, वहाँ पे उन फंड्स का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो इक्विटी में सिर्फ यही एक फंड दिख रहा है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स क्यों नहीं आ रहा है आगे हम वीडियो में समझेंगे। और यहाँ एक और बड़ी बात क्या है ना, कि लास्ट 1 ईयर का इनका आप रिटर्न्स देखें, इन फंड्स का कितना ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है। सभी जगह आप लास्ट 1 ईयर देखें, ये देखिए। तो मतलब मोस्टली जो रिटर्न ज़्यादातर आया है ना, ऐसा लग रहा है कि लास्ट 1 ईयर का ही रिटर्न है। और उसके बाद ऑफ कोर्स अगर 1-2 साल में आप बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर देंगे ना, तो जब आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का भी जब एवरेज रिटर्न निकालने जाएंगे, एवरेज आउट करेंगे रिटर्न को, तो वहाँ पे रिटर्न आपको अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि रीसेंट टाइम्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हैं, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो यहाँ भी मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप का देखिए परफॉर्मेंस तो अच्छा लग रहा है। देखिए शार्प रेशियो भी अच्छा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, अल्फा बहुत अच्छा है 5 ईयर में। 10 ईयर का नहीं है क्योंकि रिलेटिवली नया फंड है। फ्लैक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। मतलब बुरा नहीं है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब शार्प रेशियो 1 से कम है, अल्फा जस्ट 1 के आसपास है, यहाँ भी शार्प रेशियो 1 से काफ़ी कम है 10 ईयर में, और अल्फ़ा 3 के आसपास है। तो ये एवरेज परफॉर्मर इसे हम बोल सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। लेकिन हाँ, लार्ज एंड मिड कैप का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। मिड कैप का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छा है। शार्प रेशियो देखिए 1 से काफ़ी ज़्यादा है 5 ईयर होराइजन में, और अल्फ़ा भी बहुत अच्छा है 8+। उसी तरह से 10 ईयर में भी 1 के आसपास है, और अल्फ़ा तो बहुत अच्छा है यहाँ भी। और फोकस्ड फंड तो हमने देखा था ना, रिटर्न्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो इनका परफॉर्मेंस तो देखिए अल्फ़ा निगेटिव में है, क्योंकि बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पा रहा है। शार्प रेशियो भी कोई खास नहीं है। यहाँ 10 ईयर में भी देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो यहाँ तो परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है। ELSS फंड का भी 10 ईयर नहीं है क्योंकि रिलेटिवली नया फंड है, लेकिन 5 ईयर में शार्प रेशियो 1 के आसपास है, और अल्फ़ा 6 से भी ज़्यादा है। तो
ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए फोकस्ड फंड का अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और फ्लेक्सी कैप एवरेज परफॉर्मर है, लेकिन बाकी जो 3 फंड्स हैं उनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ ना, अगर इस स्लाइड को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो मोस्टली आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फंड्स इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे जनरेट कर रहे हैं ये आपको मोस्टली यहाँ से एक रफ आइडिया मिलेगा, और आगे वाले स्लाइड्स में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले AUM मैंने डाला है ताकि आपको पता चल सके कि फंड्स कितने बड़े हैं। तो देखिए AUM सिर्फ मिड कैप का आपको थोड़ा बड़ा हुआ है 25,000 करोड़ के आसपास, और फ्लैक्सी कैप का थोड़ा बड़ा है, बाकी का AUM आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, ऑल्दो इसमें से कुछ फंड्स पुराने हो चुके हैं, जैसे लार्ज कैप तो नया फंड है, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप तो पुराना फंड है, लेकिन AUM बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है अभी तक। उसी तरह से मल्टी कैप तो खैर नया है, फोकस्ड और ELSS तो पुराने फंड हैं, तो यहाँ भी कोई AUM बहुत बड़ा नहीं हो पाया है। स्मॉल कैप भी नया फंड है। तो देखिए अगर कोई फंड बहुत पुराना है और उसका AUM बहुत छोटा है, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि पहले परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो, इसीलिए ज़्यादातर केसेस में AUM ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, एक ये। दूसरा बेंचमार्क, ऑफ कोर्स आप चेक कर सकते हैं कि बेंचमार्क क्या है इनका। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट P रेशियो। तो P रेशियो देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब लार्ज कैप का तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब लार्ज कैप 25 ठीक ठाक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप का भी ज़्यादा है ऑफ कोर्स, बट स्मॉल कैप का कोई बहुत ज़्यादा नहीं, रिलेटिवली जिस तरह का ज़्यादा वो रखते हैं स्मॉल कैप में भी उसके मुकाबले तो थोड़ा कम ही है। मल्टी कैप या फिर ELSS फंड बहुत ज़्यादा है, और फोकस्ड फंड का ज़्यादा नहीं है, और यहाँ तो खैर अंडर परफॉर्मेंस भी आ रहा है, तो ये थोड़ा अलग है इनका पी रेशियो यहाँ पे। लार्ज कैप का भी थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा कम है, लेकिन बाकियों का तो बहुत ज़्यादा है। देखिए कम मैं बोल रहा हूँ लार्ज कैप का, इसका ये मतलब नहीं कि इंडेक्स से कम है, इंडेक्स से ये ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह का ये वेरी हाई पी रखते हैं ना सारे स्कीम्स को, उसके मुकाबले मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए इनका जो P रेशियो बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि वेरी वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और ये जो वेरी हाई रिटर्न्स आ रहा है वहीं से आ रहा है। जब हम इनका स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे ना, आपको पता चलेगा। टर्नओवर रेशियो देखिए ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा करते हैं ना, स्टॉक्स का बाय एंड सेल अपने पोर्टफोलियो में, चर्निंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। इक्विटी देखिए ज़्यादातर इन्वेस्टेड है, तो ज़्यादातर इन्होंने कैश या डेट में पैसा नहीं रखा है, सिर्फ स्मॉल कैप में थोड़ा रखा है डेट में इन्होंने। ठीक है, मैंने इन्हें लगता होगा कि स्मॉल कैप में थोड़ा गिरावट आ सकता है, तो अच्छे वैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर जो पैसा है उसके लिए कोई सही इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा हो, इसलिए भी रख सकते हैं। तो बाकी लेकिन हाँ मोस्टली इन्वेस्टेड है, और इन्वेस्टेड रहने का इन्हें फ़ायदा भी मिल रहा है, रिटर्न अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स भी इनका बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम है रिलेटिवली, ये तो फिर भी ठीक है 42, लेकिन नीचे देखिए लार्ज एंड मिड कैप 31 और फ्लैक्सी कैप 14 स्टॉक्स हैं। ठीक है, और मिड कैप 27, स्मॉल कैप 43, मतलब मल्टी कैप 19, फोकस 21 और ELSS 31। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मीन्स बहुत कम स्टॉक्स और उसमें बड़ा बड़ा एक्सपोजर। ठीक है, ये जब हम स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो क्लियरली आपको पता चलेगा। और फ्लैक्सी कैप में तो 14 स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, और इनका अगर आप सेक्टर लोकेशन देखेंगे ना, तो टेक में ज़्यादातर मिलेगा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, फाइनेंशियल है, इंडस्ट्रियल्स है, और कहीं कहीं मटेरियल्स मिलेगा। ठीक है, इस तरह का एक्सपोजर है। तो ज़्यादातर यही 4-5 सेक्टर्स में इनका एक्सपोजर है, टेक, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल और मटेरियल्स, पूरा का पूरा एक्सपोजर। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा भाई रिस्क तो ज़्यादा है, P रेशियो बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरह से नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम है, और टर्नओवर रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। मोतीलाल ओसवाल का PMS भी है, PMS में जनरली नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मोतीलाल ओसवाल जो ग्रुप है वो इक्विटी फंड्स को भी PMS की तरह ही मैनेज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ भी काफ़ी कम रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। तो ऑफकोर्स इसके कारण यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जनरली थॉट प्रोसेस ये होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का कि थोड़ा कम रिस्क लेंगे, रिटर्न थोड़ा कम आए चलेगा, लेकिन रिस्क भी थोड़ा कम लेंगे। क्योंकि अगर किसी को बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना, तो जनरली वो डायरेक्ट इक्विटी में जाएगा, या फिर PMS में जाएगा, या फिर टू सम एक्सटेंट स्मॉल केस को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है।
लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में जनरली ज़्यादातर लोग यही सोच कर जाते हैं कि रिटर्न तो चाहिए, नो डाउट इक्विटी है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा कम चाहिए। मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर लेते हैं। तो देखिए लार्ज कैप में तो ठीक है, मतलब 85% प्लस का स्मॉल कैप में यहाँ पे एलोकेशन लिया गया है। लार्ज एंड मिड कैप अगर देखें ना तो ये मल्टी कैप फंड की तरह जा रहे हैं ये 35, 37 और 24, तो ये मल्टी कैप फंड की तरह इसको मैनेज कर रहे हैं। फ्लैक्सी कैप में स्मॉल कैप बिल्कुल नहीं रखा है, लेकिन मिड कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर रखा है, ऑलमोस्ट बराबर है दोनों का, ऑलमोस्ट लार्ज कैप और मिड कैप। ठीक है, मिड कैप में अगर आप देखें तो यहाँ भी लार्ज कैप का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रखा है और स्मॉल कैप का नहीं रखा है। तो इनका पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक अलग अलग भी है, ऐसा नहीं कि एक ही तरह का स्ट्रैटेजी सभी जगह लगाया हुआ है, एटलीस्ट मार्केट कैप एलोकेशन वाइज ना। जैसे मिड कैप जनरली आप देखते हैं कि मिड कैप में ये स्मॉल कैप में भी ज़्यादा एलोकेशन रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लार्ज कैप में ज़्यादा एलोकेशन रख लिया है, स्मॉल कैप में नहीं रखा है। स्मॉल कैप देखें, यहाँ भी स्मॉल कैप में अच्छा खासा एलोकेशन है और मिड कैप लार्ज कैप में भी थोड़ा बहुत एलोकेशन रखा है। मल्टी कैप अगेन ये तो इन्वेस्ट करना ही है इन्हें, 25% प्लस एटलीस्ट, तो वही इन्होंने किया है। फोकस्ड फंड का भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, लार्ज कैप में बहुत कम एक्सपोजर है इनका और मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। इसी फंड में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है इनके फोकस्ड फंड में। इस तरह का मार्केट कैप एलोकेशन फोकस्ड फंड में आपको शायद ही देखने को मिलेगा कि लार्ज कैप में 20% से भी कम का एलोकेशन है। ELSS फंड भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ भी देखिए लार्ज कैप का एलोकेशन बहुत कम है। ELSS फंड जनरली ज़्यादातर आपको लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन है। तो मार्केट कैप एलोकेशन वाइज दूसरे फंड्स के मुकाबले यहाँ पे आपको काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। पी रेशियो भी हमने देखा, इतना ज़्यादा पी रेशियो आपको शायद ही किसी फंड में इनफैक्ट मिलेगा नहीं, इतना ज़्यादा पी रेशियो इनका है। टर्नओवर रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, क्वांट के साथ इनका कंपटीशन है वहाँ पे। और मार्केट कैप एलोकेशन भी काफ़ी हद तक अलग है, ज़्यादातर केसेस में मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन बहुत ज़्यादा रखा गया है। मोतीलाल ओसवाल के इक्विटी फंड में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इनके फंड मैनेजर्स को आप चेक करें कि कब से इन फंड्स को वो मैनेज कर रहे हैं। तो जैसे मिड कैप फंड इनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो यहाँ 4 फंड मैनेजर्स हैं, उसमें से अजय खंडेलवाल अक्टूबर 24 से मैनेज कर रहे हैं, संतोष सिंह अक्टूबर 24 से मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल नए फंड मैनेजर हैं। मिस्टर राकेश सेट्टी हैं थर्ड फंड मैनेजर, वो नवंबर 22 से मैनेज कर रहे हैं, ये भी कोई बहुत पुराने फंड मैनेजर नहीं है इस फंड को मैनेज करते हुए। मिस्टर निकेत साहब थोड़े पुराने हैं, 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो वो एक पुराने फंड मैनेजर, बाकी तो रिलेटिवली नए फंड मैनेजर्स हैं। फोकस्ड फंड जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ भी अजय खंडेलवाल और संतोष सिंह है, सेम फंड मैनेजर जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अजय खंडेलवाल इस फंड को अक्टूबर 24 से मैनेज कर रहे हैं, संतोष सिंह अगस्त 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और अतुल मेहरा इस फंड को अक्टूबर 24 से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ राकेश सेट्टी आपको मिलेंगे जो कि नवंबर 22 से मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो सारे ही फंड जो फंड मैनेजर्स हैं फोकस्ड फंड में नए फंड मैनेजर्स हैं, इनका पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो लार्ज कैप तो खैर फिर भी ठीक है, ज़्यादातर लार्ज कैप के नाम है ऊपर। स्विगी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, और ज़्यादातर ऊपर आपको लार्ज कैप ही मिल रहा है। लार्ज एंड मिड कैप फंड देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो वेरी हाई रिटर्न जनरेट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। देखिए इनके ज़्यादातर जो पोर्टफोलियोज़ में आपको जोमेटो मिलेगा, ट्रेंट मिलेगा, कल्याण ज्वेलर्स मिलेगा, और आईटी में आपको कोफोर्ज मिलेगा और परसिस्टेंट सिस्टम मिलेगा। आगे का पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। देखिए एलोकेशन कितना ज़्यादा है, 8%, 6.5%, 5% प्लस। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सी कैप देखिए, पॉली कैप भी इनके बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ में आपको दिखेगा। कल्याण ज्वेलर्स यहाँ भी है, कोफोर्ज है, ट्रेंट है, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जोमेटो। और मिड कैप पॉली कैप, कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, जोमेटो, परसिस्टेंट सिस्टम्स, मोस्टली यही जो कुछ स्टॉक्स है ना जो कि ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में इन्होंने रखा है और रिटर्न बहुत अच्छा जनरेट किया है। इनके पोर्टफोलियो के जो सुपर स्टार्स हैं वो यही है, मैंने आपको बताया, जोमेटो, ट्रेंट, कल्याण ज्वेलर्स। जोमेटो ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 129% का, कल्याण ज्वेलर्स ने लास्ट 1 ईयर का रिटर्न दिया है 134%, और ट्रेंट ने लास्ट 1 ईयर का रिटर्न दिया है 135%, ह्यूज रिटर्न। इसके अलावा आईटी का तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है ना, कोफोर्ज का 49% का रिटर्न आया है, परसिस्टेंट सिस्टम का 88% का रिटर्न आया है लास्ट 1 ईयर का, और महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी अबाउट 80% के आसपास का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है। तो देखिए रिटर्न यहीं से आ रहा है, और ये जो भी स्टॉक्स है ना इनका जो पी रेशियो अगर आप देखेंगे बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और फंड्स का। तो यहाँ पे देखिए फोकस्ड फंड है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है। स्टॉक पोर्टफोलियो देखिए यहाँ पे बिल्कुल अलग है। हाँ, जो भी हमने अभी स्टॉक्स को डिस्कस किया ना, जिसके कारण वेरी हाई रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, वो स्टॉक्स आपको यहाँ मिल ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल अलग पोर्टफोलियो। यहाँ फंड मैनेजर तो हमने चेक किया था, सेम ही फंड मैनेजर है जो मिड कैप को मैनेज कर रहे हैं ना, 4 फंड मैनेजर्स, उसमें से 3 फंड मैनेजर्स वही फंड मैनेजर्स हैं जो कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही अलग पोर्टफोलियो है और रिटर्न्स पोर्टफोलियो अलग है, रिटर्न्स बिल्कुल नहीं आया है। खैर ELSS फंड देखिए, फिर सेम पोर्टफोलियो, ट्रेंट, जोमेटो, कल्याण ज्वेलर्स। हाँ, नीचे आपको प्रीमियर एनर्जीज मिल जाएगा, कोफोर्ज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टी कैप, पॉलीकैब, कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेंट, जोमेटो, जियो में भी काफ़ी जगह इन्वेस्टमेंट है इनका, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एयरटेल में भी अच्छा खासा सभी जगह इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है इन्होंने। यहाँ भी देखिए कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सभी स्टॉक्स में। लाइक फोकस्ड फंड देखिए ना, रेलिगेयर 10% प्लस, L&T टेक 10% प्लस, बहुत ज़्यादा। टैक्स सेवर भी देखिए, ट्रेंड 7%, जोमेटो ऑलमोस्ट 7%, कल्याण ज्वेलर्स मोर देन 5%, मल्टी कैप, सैली इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट 10%, पॉलीकैप ऑलमोस्ट 10%, कोफोर्ज 9.5, कल्याण 9.3%, ट्रेंट ऑलमोस्ट 9%, जोमेटो ऑलमोस्ट 9%। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। हाँ, स्मॉल कैप में रिलेटिवली, क्योंकि स्मॉल कैप आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेना एक फंड में एक तो पॉसिबल ही नहीं है। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है तो आप ले ही नहीं पाएंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो आता है। और दूसरा बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट रिलेटिवली, लेकिन यहाँ भी दूसरे फंड्स के मुकाबले एलोकेशन ज़्यादा लिया गया है। लेकिन हाँ, रिलेटिवली इनको जो दूसरे फंड्स हैं उनके मुकाबले ज़्यादा डाइवर्सिफाइड आपको मिलेगा। और यहाँ स्टॉक्स भी अलग है क्योंकि स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है। तो एटलीस्ट क्वांट की तरह इन्होंने सभी जगह सेम पोर्टफोलियो नहीं रखा है, कहीं कहीं पोर्टफोलियो चेंज भी किया है। अभी जो भी डिटेल्स हमने चेक किया उससे ये तो क्लियर है कि देखिए रिटर्न तो ज़्यादातर केसेस में बहुत आया है, खासकर रिसेंट टाइम्स में, लेकिन उसके लिए रिस्क भी बहुत ज़्यादा लिया गया है, ठीक है। और ऑलरेडी हमने रिस्क डिस्कस कर लिया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहता है तो वहाँ पे टू सम एक्सटेंट इस तरह के पोर्टफोलियोज़ को कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ़ स्टॉक्स बहुत कम है, एक दो स्टॉक का भी परफॉर्मेंस अगर गड़बड़ाता है ना तो वहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो हिट हो जाएगा। उसी तरह से जो स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है, ह्यूज रिटर्न्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, और इसके कारण उनका जो P रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अगर इन स्टॉक्स का या फिर कंपनीज़ का जो अर्निंग्स है वो अगर अच्छा नहीं आता है, कभी किसी क्वार्टर में अर्निंग थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, तो उसके कारण भी इनका परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट हो सकता है। उसके कारण पूरा पोर्टफोलियो जो है बुरी तरह से हिट होगा। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। कल सैटरडे है तो कल शाम में मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा 8 PM to 9 PM। तो अगर आप मार्केट अपडेट चाहते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो इस लाइव स्ट्रीम को आप जरूर ज्वाइन करें। Thanks a lot for watching.